नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए राज्य में तेजी से काम भी जारी है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही समान का नागरिक संहिता को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी ने कहा कि भारत की संविधान की मूल भावना और उसके प्रावधान के अंतर्गत ही निर्णय होगा। यूसीसी कमेटी इस पर काम कर रही है जो सबके हित में होंगे। सीएम ने कहा कि एक देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए। ये लंबे समय से मांग उठ रही है। हमने इसकी शुरुआत देवभूमि में की है और ये देश में लागू हो, ये हमारी इच्छा है। दरअसल पहली कैबिनेट की मीटिंग में उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी पर कमेटी बनाई। तब से ही पूरे देश में इस विषय पर चर्चा का बाजार गर्म है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून, शादी, तलाक, संपत्ति और गोद लेने के समेत तमाम विषय इसमें शामिल होंगे। भले ही कुछ लोग इसे सियासी मुद्दा समझे और सियासी मोड़ दें, लेकिन तमाम हाईकोर्ट, विशेषकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की हिमायत करता हुआ नजर आया है। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से चर्चा आम हो गई है। प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर भाषण दिया है कि भाई बरगलाने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से लोगों में और खासकर एक वर्ग विशेष में जिस तरह से उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उनको गलत चीज़ें बताई जा रही है, गलत आईना दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अगर हम बात करें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर काफ़ी मुखर लग रहे हैं और लगातार इसको लेकर अब बातें भी होने लगी है। कहा जा रहा है कि जून लास्ट तक इसको लेकर मसौदा भी तैयार हो जाएगा पूरा, और इसका जो ड्राफ्ट है वो भी सामने आ जाएगा पुष्कर सिंह धामी के टेबल पर। ये 30 तारीख की लास्ट डेट दी गई थी। लेकिन अब इन सब के बीच में ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है तमाम तरह के पशुपेक्ष चल रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी सभी को समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए राज्य में तेजी से काम भी जारी है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को पर सीएम धामी ने कहा कि भारत की संविधान की मूल भावना और उसके प्रावधान के अंतर्गत ही निर्णय होंगे। यूसीसी कमेटी इस पर काम कर रही है, जो सबके हित में होगा वही बात सामने रखी जाएगी। सीएम ने कहा कि एक देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए, ये लंबे समय से मांग उठ रही है। हमने इसकी शुरुआत देवभूमि में की है और ये देश में लागू हो, हमारी इच्छा है। दरअसल पहली कैबिनेट की मीटिंग में उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी पर कमेटी बनाई। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज रावत जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। हमारे साथ डीके पॉल जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज पेनुली जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले मनोज रावत जी आपके पास आते हैं। मनोज रावत जी, यूसीसी को लेकर आखिर इतना विरोध आखिर क्यों है और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? यूसीसी आखिर क्या लग रहा है, यूसीसी में कहाँ गड़बड़ आ रही है? देखिए, गड़बड़
मुख्यमंत्री जी के शब्दों से निकल रही है, जो कह रहे हैं कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप होगा, और आर्टिकल 44 का वो जिक्र कर रहे हैं, 44 आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत बातें हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह है कि असमानता भी कम होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह है कि संपत्ति का जो एक तरफ जो मतलब सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ न जाए, वो भी कम होना चाहिए। मतलब संपत्ति को देश के सब लोगों में बंटना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि देश की सारी संपत्ति कुछ ही घरानों के पास है। अब हम छोड़िए, ये सब चीज़ छोड़िएगा, कांग्रेस कहीं विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि समान नागरिक संहिताएं हों, लेकिन इसके लिए देखिए जो अभी बात की जा रही है, आपने भी कहा कि हाई कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन लॉ कमीशन 18 में लॉ कमीशन बैठा जस्टिस चौहान की अगुवाई में, और जस्टिस चौहान ने, लॉ कमीशन एक जज नहीं होता है। देखिए एक जज जब निर्णय देते हैं तो उनके दृष्टिकोण को बहुत बड़ा दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता, लेकिन जस्टिस चौहान रिटायर्ड जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस चौहान के साथ उसमें मेंबरान थे बहुत ज्यादा लोग। तो जस्टिस चौहान ने 18 महीने की गवर्नमेंट में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि ये डिजायरेबल नहीं है। वर्ड यूज किया इन्होंने कि डिजायरेबल, जस्टिस चौहान कहते हैं कि ये डिजायरेबल नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं साहब समान नागरिक, किस समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं आज? क्या आप एक वर्ग की बात मत करिए, क्या किसी धर्म के लिए, क्या अगर आप हिंदुओं की बात करें, क्या एक जैसे कानून है? माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि इस देश में लगभग 8% के करीब आदिम जनजाति है, जिसको हम ट्राइबल कहते हैं, जिनके अपने रीति रिवाज हैं। आप हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं में कहीं पितृसत्तात्मक समाज है, कहीं मातृ सत्तात्मक समाज है। हिंदुओं में की बात करें, आप कानून को आप लाने के लिए किस, मतलब अगर आप कानून को सिर्फ इसलिए लाएं कि कुछ लोगों को रिझाने के लिए, तो आप बताएं ना कि क्या हिंदुओं का जो शादी है वो तो पवित्र बंधन था। आपके शास्त्रों में तो यही तो कहा गया कि 7 जन्म का बंधन है, वो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन तलाक कहां से आया आपके कानून में? सेपरेशन। और अगर ये शादी, आपकी शादी पवित्र बंधन था, तो इसमें ये चीजें कहां से आई? ये कहां से ली आप लोगों ने? ये किस कानून से आप लोगों ने लिए हैं? देखिए, अच्छे कानून को लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इनकी मंशा साफ हो देश में। और दूसरा, ये संविधान सम्मत कह रहे हैं, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। देखिए, समान नागरिक संहिता कंकरेंट सब्जेक्ट है, इस पे स्टेट भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकती है। केंद्र पहल करे ना। हम तो कहते हैं कि मोदी साहब भाषण देने के बजाय पहल करें और अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए कमेटी बनाएं और उन सब धर्मों के लिए बात करें। मैं तो साफ कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो खटीमा में जो आदिवासी लोग हैं, थारू और बोक्सा जनजाति हैं, उनके रिवाज अलग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भाषण देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, भाषण बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भी आदिम जनजातियां उत्तराखंड में कम से कम 5 या 6 जनजातियां जिनके अपने रिवाज हैं। और जनजातियों के अलावा मैं और जातियों के भी नाम लूंगा आपके सामने। आप जो लोगों की जाति और धर्म का नाम लेकर के हंसते हैं, तो वही मैं रिचुअल्स, वही कार्यक्रम, वही चीजें आप कहते हैं साहब कि इसमें, इस धर्म में तो बहन से शादी जाती है। हम हिंदुओं में आपको एग्जाम्पल देंगे। आप कहते हैं साहब वो लोग तो दफनाते हैं, हम जलाते हैं, हम आपको वो भी उदाहरण देंगे, हिंदुओं में आपको उदाहरण देंगे। लेकिन आप इन सब चीजों को खुले दिमाग से और मानवता के हित में, इस देश के हित में आप अगर लागू करें, तो क्या समान, क्या कोई भी कानून होना चाहिए? आप कौन सा कानून, आप सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल लॉ, इसका नाम यूनिफॉर्म सिविल लॉ की आप बात कर रहे हैं। आपने यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ तक नहीं बनाया है अभी तक के। आपका क्या अपराध कानून यूनिफॉर्म है क्या? राज्यों को पूरी ताकत है कि सीआरपीसी में संशोधन कर सकती है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि जब मुख्यमंत्री जी संविधान की बात करें तो संविधान के, और मुख्यमंत्री जी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, असंविधान सम्मत शब्दों का प्रयोग, ठीक है ना, तो वो कहीं मेरी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है। डीके पॉल जी, डीके पॉल जी यूसीसी का समर्थन करते हैं कि नहीं? देखिए, यूसीसी का समर्थन करना या ना करना सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हमारे देश में जब भारत की सरकार ने जो हमारे लोकतंत्र की संस्था है हमारी, उसके अंदर जब ये कानून पास कर दिया,
तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सब हर राज्य में ये इस यूसीसी कॉमन कोड को जो सिविल कोड को जो है ना लागू करवा पा रहे हैं? ये पहली बात तो ये। तो ऐसा क्या हो रहा है, हमारा राज्य 22-23 साल का राज्य है, इसको बलि का बकरा बनाने की जो कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से या दिल्ली के इनके अपने प्राइवेट ऑफिस की तरफ से या आरएसएस की तरफ से, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लागू करने कराने की बात पूछ रहे मेरे से। अभी आदरणीय विधायक जी मनोज रावत जी ने कई बातों को आपके सामने रखा है, मैं उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। कई राज्यों में तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आप गोवा में जाइए, वहां पर अगर 2 साल तक किसी व्यक्ति के बेटा नहीं होता तो वो दूसरी बीवी को छोड़ के दूसरी शादी करने के लिए बाध्य है वहां पर। किस प्रकार के कानून आप उसमें लाएंगे? देखिए, एक तो मसौदा नहीं है इनके पास में, बार बार यही मीटिंग, यही बात कि बहुत जल्दी जो है मसौदा सामने आने वाला है। भाई क्या है वो मसौदा? को किसने बनाया वो मसौदा? कितने लोगों से आपने, विपक्ष की कौन सी पार्टी से आपने बैठ के चर्चा की है? कांग्रेस से की है, आम आदमी पार्टी से की है, यूकेडी से की है, या किससे की है? आखिर क्या आप थोपना चाहते हैं इस राज्य को? क्यों बलि का बकरा बनाना चाहते हैं धामी जी? मैं ये समझना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं बन जानी चाहिए थी कानूनन, जो हमारे यहाँ पर जो अपार संपदाएं हैं, जिसमें पानी की कोई सीमा नहीं, उस पर कोई कानून आज तक प्रॉपर नहीं बना नौजवानों के लिए, राज्य के लोगों के लिए। जब वहां पर कानून नहीं बन पाया तो आप क्या बनाना चाहते हैं? आप हमारी जड़ी बूटियों पर एक बाबा साहब को सारी जड़ी बूटियां देकर के बैठ गए, वो भी किसी रिटर्न कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ। आप पौड़ी के जनपद में जाके देखिए, आए दिन धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जब आप अपने राज्य के मसौदों पर, अपने संसाधनों पर आप कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको किस बात की जल्दी है कि पूरे देश में एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करें कि आप जो है ना यूसीसी को लागू करें? इससे राज्य को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब इसको लागू कर दिया, लोकसभा के अंदर पास करा दिया है, तो पूरे देश में इस व्यवस्था को खड़ा करें। फिर उत्तराखंड का भी नंबर आएगा तो फिर किसका विरोध होगा? और फिर क्यों सवाल करेंगे आप हमसे कि लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे इसमें व्यवस्थित चीजें तो है नहीं, समाज के हित में तो कुछ है नहीं, नौजवानों को रोजगार के लिए, तमाम व्यवस्थाओं के लिए। पंकज पेनुले जी, क्या करोगे फिर? किस तरह से आप देख रहे हैं यूसीसी को? देखिए मनीष भाई, यूसीसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर रखा कुछ आइडियल कंडीशंस, अगर राज्य उस कैपेबल है, अगर राज्य को सुगमता है वो सारी चीजें देने में, तो राज्य इन पे सोचे और इन कानूनों को लागू करे। इसलिए वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 44 की जो बात हो रही है उसके अंदर ये है। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये केवल एक आइडियल कंडीशन दी गई है कि जिसके अंदर अगर होता है तो आप कर लें। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट का है। इंडिया के अंदर गोवा में जो है वो अभी भी यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और उसके अंदर जो है पुर्तगालीज और गोयन के लिए जिस तरीके के कानून बनाए गए हैं, वो कानून का रेप्लिकेशन यहाँ होना चाहिए। जैसे विधायक जी ने बोला कि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग रीति रिवाज है, हमारे यहाँ जनजातीय लोग हैं, ट्रेवल्स के लोग हैं, जिनके अलग अलग कस्टम है, वहाँ पे गोद लेने की परंपरा अलग है, शादी की अलग है, और उसके बाद जो है जो संपत्ति है उसके बंटवारे में अलग चीजें हैं। तो ये सारे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या राज्य उसके लिए तैयार है? क्या आपके पास वो सारे चीजें मौजूद हैं जिनसे ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बढ़ेगा? और जब ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो मैं डीके पाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, प्रधानमंत्री जी को संसद में ये कानून, इसका मसौदा लाना चाहिए और उसके बाद वो रिप्लिकेट होना चाहिए अलग अलग स्टेट में। लेकिन यहाँ पे इससे बड़ी चीज क्या है कि उत्तराखंड को अभी क्या चाहिए? उत्तराखंड को यूसीसी चाहिए या उत्तराखंड को भू कानून चाहिए? उत्तराखंड को यूसीसी चाहिए या उत्तराखंड को मूल निवास 1950 चाहिए? उत्तराखंड को अभी चाहिए क्या? नीड क्या है? नीड चकबंदी की नीड है या यूसीसी की नीड है? देखो उत्तराखंड की अगर आप डेमोग्राफी देखोगे तो उसमें 80% जो है हिंदूज हैं, 13% मुस्लिम्स हैं, ऐसी 3-4% और जो है बाकी लोग हैं, सिख हैं, जैन हैं,
ये है। तो यहाँ पे जब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू है तो यहाँ पे आप उस 1% जैन और 2% जो सिख हैं उनके सेंटिमेंट और उनके रिलीजियस व्यू को कैसे करोगे? क्या उनका जो इसी संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जहां संविधान बोलता है कि यूसीसी होना चाहिए, वही संविधान 24 और 25 में आर्टिकल 24, 25, ठीक है, हम रोकना 24 और चाहेंगे 25 के अंदर। ठीक है, मनोज इस्टवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत है चैनल बस मेरे को दो, ठीक है, हाँ बोलिए सर, बोलिए 10 उसमें आर्टिकल 24, 25, 26 के अंदर जो दिया गया है, क्या उसमें इसके यूसीसी के आने से उसमें इंटरप्शन नहीं होगा? तो ये सारी चीजों को सरकार, और जबकि वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 25, 26, तो ये चीज जो है, इन चीजों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा विरोध नहीं है यूसीसी से, और जबकि हम तो चाहते हैं कि यूसीसी बने, लेकिन वो पहले संसद में बने, उसके बाद राज्य में इम्प्लीकेट हो। अगर राज्य बनाना चाह रहा है तो ट्रेवल्स का और 25, 26 आर्टिकल। ठीक है, सुरेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सुरेश चौहान जी, स्वागत है चैन में आपका। सुरेश चौहान जी, यूसीसी को लेकर बड़ा पशुपेक्ष फंसा हुआ है, भाई विपक्ष साथ नहीं दे रहा आपका। आप लोग कह रहे हैं यूसीसी लाना है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है तो यूसीसी कैसे लेकर आएंगे सर? यहाँ तो अभी मसौदा क्या तैयार हो जाएगा 30 जून तक का जो आखिरी समय था, आपको लग रहा है? देखो, मसौदा इसके लिए तैयार होगा। हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी इसके लिए बिल्कुल जो है सक्रिय हैं, और हमारी सरकार इसके लिए बिल्कुल जो है तेजी से काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो यूसीसी वाला जो पहला मतलब प्रथम बार पहला राज्य की ओर जो है हम लोग आकर्षित है कि पहला राज्य बनेगा। दूसरा ठीक है, मनोज इस्टवाल जी, देखिए यूसीसी को लेकर तमाम तरह के विरोधाभास आ रहे हैं। आपने देखा विपक्ष अलग अलग राय रख रहा है यूसीसी को लेकर, इफ बट बहुत उसमें लग रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि यूसीसी में अब इतना इफ बट लगाना सही है? 370 की बात करें, इतना ही इफ बट लगाया गया था जब 370 हटाया गया था। देखिए, सच्चाई ये है कि विपक्ष कितना भी हंगामा काट ले, अगर उत्तराखंड राज्य सरकार को बनाना होगा तो बहुमत में वो बनाएगी, इस कानून को लाएगी। केंद्र का जो हमारे पीएम है, उनकी जिद हम देख सकें 370 पे कि किस तरीके से लागू करना है, कितना कोहराम मचाता है, कितना हल्ला मचाता है। ये तो समान आचार नागरिक संहिता का उल्लेख है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि आज इसकी ज़रूरत भी है। रही बात कि सब जनजातीय हैं, ये है वो है, ये सब हर वर्ण हर समुदाय के लिए यही तो एक वर्ण व्यवस्था है। यूसीसी से जब समान नागरिक संहिता बन जाएगी एक। नहीं इस्टवाल जी, आप जरा सा इसको क्लियर करें, क्या क्या उसमें समान नागरिक संहिता में होगा? ये शब्द नहीं, मतलब आपके मैरिज के लॉज, सिर्फ मैरिज लॉ पर आप बात करें, प्रॉपर्टी लॉज पे आप करें, सिविल कानून में तो बहुत कानून है ना, एक मैरिज नहीं। हम आपसे ज्ञानवर्धन ये चाहते हैं, देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने संवैधानिक बात कर दी, हम आपसे ये ज्ञानवर्धन चाहते हैं कि ये सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसमें है क्या? ये मतलब ये शब्द है या क्या चीज है? ये जरा सा ज्ञानवर्धन हमारा करें तो अच्छा लगेगा। विधायक जी, प्रथम दृष्टा मतलब क्या चीज है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? सबको क्या मतलब क्या है सबको? जैसे सबको एक आचार संहिता की बात आ रही कि समान नागरिक आचार संहिता दी नहीं, आचार नहीं, यूसीसी सुन लीजिएगा, यूसीसी जब प्लेटफॉर्म पे आएगा और जब पढ़ेंगे उसके बाद कौन कौन से कानून आप कहेंगे कि किन किन कानून में समानता? जब आपके पास आ गया कि उससे नहीं, हम तो आपसे यही चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं कहाँ से बता दूं? देखिए आप बायलॉज आने नहीं दे रहे हैं, उससे पहले ही कोहराम मचा रहे हैं कि आप भी और राजनीतिक भी एक ही बातें कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, हम कह रहे हैं कि किसको आप हर पत्रकार का ये दायित्व है कि वो सकारात्मक पत्रकारिता करे। हर पत्रकार का ये दायित्व है कि अगर चर्चा हो, कहीं देखिए आप भले के अगर देखिए अभी आपके चैनल पर ये कहा जा रहा है विपक्ष कहीं विरोध नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं आप एजेंडा तो खोलो। आप कह रहे हैं कि समाज, हम ये कह रहे हैं कि आप शुरू करें कि कौन कौन से सिविल के कौन कौन से कानून? आपने मुझे पहुंचने दिया। आप सिविल के कौन कौन से कानून की बात कर रहे हैं? मेरा सीधा सीधा है कि यूसीसी अगर लागू कर रहा है प्रदेश,
उसका बायलॉज आने तो दीजिए, वो एजेंडा जब तक हमारे उसी के बाद पास चर्चा करी देखिए, जाए, जब उसी के बाद पत्रकार- चर्चा करी जाए। हम देखें तो सही किन किन कानून में प्रथम आप दृष्टा- परिवर्तन चाह रहे हैं, कौन देखिए- कौन से आप रिवॉल्यूशनरी देखिए प्रथम दृष्टा हम क्यों विरोध कर रहे हैं नहीं, या क्यों इसका देखिए, समर्थन करें, जब प्रथम तक कि आप दृष्टा एजेंडा तो मैंने- लाएं, मैंने तो विधानसभा में तो लाएं एजेंडा। अरे विधायक जी, मैंने तो ये बात कही कि 370 का गला देखिए, फाड़ फाड़ करके 370 सबने का विरोध किया गया, ने। लेकिन आप आज देखिए आज देखिए ना। 370 के 7 साल बाद कश्मीर की हालत देखिए आप। अरे वहाँ वाह वाह वाह, G20 कर रही है सरकार। G20 अब आपकी नजर में क्या है वो भगवान किस जाने। सुरक्षा व्यवस्था में G20? अब ये देखिए थी ना। लेकिन 370 के अलावा आप यूनिफॉर्म, अगर सिविल कोड की यूनिफॉर्म कानून की बात कर रहे हैं, 370 के बाद 371 धारा है, जरा आप इसको बताइए उसमें क्यों अंतर है कई राज्यों के लिए? 371 पढ़ने के लिए मुझे टाइम नहीं है। नहीं आपको टाइम नहीं है, UCC आप पढ़ समान के आऊं। कानून की बात कर रहे हैं। अरे आप समान कानून मैं तो 370 प्रथम आपने दृष्टा की हटाया। बात कर रहा हूं। नहीं, मैं प्रथम- यही यही प्रथम यही यही दृष्टा समान यही मानसिक दिवालियापन है नागरिक कि आचार संहिता। 370 आपने इसलिए हटाया कि कश्मीर वालों को विशेष प्रोविजन है, 371 की आप बात ही नहीं करते हैं। अरे आप 371 के प्रोविजन आपकी देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 371 के प्रोविजन आपकी देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक जाति देखिए, वर्ण के लिए आप सारी पहले तो ये- कानून सारी आप धाराएं पहले तो बदल ये दी। तय कर लीजिए वो आप आपको पत्रकार कहते हैं या सही बात भाजपा है। के प्रवक्ता। मैं आप पहले तो ये पत्रकार तय भी कर हूं और लीजिए। मैं सबसे पहले एक देश आपसे का हम नागरिक हूं। ज्ञानवर्धन की बात चाह रहे हैं, मैं आप एक- यूनिफॉर्म कानून की बात मैं कर रहे एक हैं। देश का आप एक देश एक पत्रकार विधान की होने से बात कर रहे पहले हैं। पत्रकार होने से पहले मैं देश का एक देखिए सम्राट नागरिक भी हूं। आपने 370 की बात ये करी, नहीं कि आप अगर 370 कश्मीर से इसलिए हटाया गया कि उसमें स्पेशल प्रोविजन है, तो 371 पे आप क्या कहते हैं? अरे अरे 371 में भी चर्चा हो ना। आप क्यों, आप विपक्ष में किस लिए बैठे हैं? अरे भैया 300 अरे हम तो भाई- पूछ रहे हैं, आप अगर कह रहे हैं कि नहीं, 370 हटाई गई, मैं तो फिलहाल 371 सुन के लीजिएगा। तहत जो 7 सिस्टर स्टेट्स को या कई स्टेट्स को स्पेशल छूट मिली है, स्पेशल छूटें लागू होती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई यूसीसी क्या करेगी? उसी से पे तो चर्चा होनी है कि यूसीसी कानून के तहत देखिए ऐसा हम है, किस दायरे में आदरणीय बैठेंगे पत्रकार और जी, किस तरीके आप से। हमें सिर्फ ये ज्ञानवर्धन कर दें कि यूसीसी में कौन कौन मनोज से भाई, सिविल आप के भी कौन कौन से पत्रकार एरिया रहे कवर हो हैं, रहे हैं, तो हम चर्चा बहुत- आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी पत्रकार रहे हैं कि जब तक एक परफॉर्मा आपके पास ही नहीं ये आएगा। किसका परफॉर्मा- मतलब आप मैरिज UCC का, आप UCC का- तलाक का, है ना, मैरिज आप का, प्रॉपर्टी का, ठीक है, मनोज- सारी चीजें जो आप है दत्तक का, नहीं, जो ठीक है ना? आपने तो बात आने ही नहीं दी और टाइम पूरा खा गए मेरा, तब तक बीच में ही बोल पड़े। एक मिनट बोलिए मोनिश भाई, अपनी अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि यूसीसी प्रथम दृष्टा जो दिख रहा है समान नागरिक संहिता की जो बात हो रही है, आम आदमी को ये लग रहा है कि हाँ सर्वधर्म एक समान की जो एक हमारी परिकल्पना है, उसके लिए समान सा एक कानून होगा तो हो सकता है उसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो। लेकिन जब तक ये प्लेटफॉर्म हमारे कागजों में नहीं दिखता, हमारे सामने इम्प्लीमेंट नहीं होता कि ये किन किन विषयों को लेकर भाजपा गवर्नमेंट ये कानून बनाने जा रही है, ठीक है। तब तक ये कह पाना कि साहब ये बहुत अच्छा है, ये तब तक कहना ये सुरेश बहुत बुरा चौहान है, जी, किन ये किन विषयों को जल्दबाजी लेकर ये कानून बनने जा रहा है? सुरेश चौहान जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है सुरेश चौहान जी से हमारा संपर्क टूट गया। मनोज रावत जी, देखिए इसमें कई चीजें जो हम लोग को समझ में आई, जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ कि शादी को लेकर, तलाक को लेकर और जिस तरह से प्रॉपर्टी को लेकर, जैसा कि ऐसा कहा जाता है, जितना हम लोगों ने पढ़ा, जितनी जानकारी हमने जुटाई, जितना कि जैसे मुस्लिम समाज में जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा वो है, उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाती जितना लड़कों का हक होता है। उस हिसाब से अगर इसमें महिलाओं को अगर इस कानून के तहत हक मिल रहा है, ठीक है, तलाक को लेकर जिस तरह से बातें सामने आती रहती हैं, अक्सर एक कानून हो जाएगा, शादी के तहत बात आ जाती है, भाई एक शादी हो रही है, एक कानून के तहत तलाक। किसी को ये तो नहीं है कि भाई आपने जैसे जनजाति की कई सारी जनजातियों की बात की है कि उनके अपने विचार है, अपनी पद्धति है, तो यहाँ पर ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि वो पद्धति उनकी बदल जाएगी। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि हम एक कानून बनाएंगे, उस कानून के दायरे में आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, सब आ जाएंगे उस कानून के दायरे में। तो हम ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि आप लोग अब उसमें क्या क्या चीजें चाह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। देखिए, जो सबसे पहली बात कि सिविल लॉ, जो सबसे बड़ी बात बात आपकी मैंने अभी सुनी, वो मतलब जेंडर, मतलब पुरुष और महिला के बीच में भेद ना हो, एक सबसे बड़ी बात तो कानून के अंतर्गत ये होनी चाहिए। अब मोटी बातें आपने बहुत चीजें मुझे आपने एक धर्म के बारे में आपने कहा कि इसमें ये नहीं है।
मुस्लिम इस्लाम में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में लेडीज को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का राइट है, लेडीज को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का राइट है, जो 1939 में मिला, और हिंदू लेडीज को 1955 तक के अमेंडमेंट नहीं हुआ, 55 में मिला। 1939 में जी हाँ, विधायक जी लेडीज को नहीं, देखिए वो मिला, हाँ, क्या ट्रिपल तलाक भी तभी मिल गया था? अरे तलाक सुनिए, एक एक करके हम आपको बता रहे की हैं। बात कर रहे हैं। आप नहीं, आइए ना, आपने मुझे इंटरप्ट किया था, इसलिए मैं आपको आप इंटरप्ट कर आइएगा रहा हूं। बिल्कुल। देखिए हम ये कह रहे हैं, देखिए अच्छी बातें, मैंने तो कहा ना आपसे, मैंने शुरुआती में ये कहा कि हिंदुओं में तो पवित्र बंधन था शादी का, शादी पवित्र बंधन था, यही तो कहते थे। जो हिंदू शास्त्रों में तो यही कहा गया, अगर शास्त्रों के अनुसार आप हिंदू कोड बिल करें। और देखिए जब हिंदू कोड बिल आया रिफॉर्म के लिए, 41 से हिंदू कोड बिल पर काम हुआ, और 50s में जब हिंदू कोड बिल आया तो सब लोगों ने, हिंदू महासभा ने, जिसमें महिलाओं को राइट्स थे, किसके लिए, प्रॉपर्टी के राइट्स थे महिलाओं के लिए, पॉलीगैमी, बहुविवाह, देखिए संसद की प्रोसीडिंग है कि कितने लोगों ने विरोध किया, यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उस समय यह विवाह किया, बाल विवाह का निषेध उसमें था। इतने अच्छे रिफॉर्म्स के, इतनी अच्छी बातें हिंदू समाज के लिए थी, लेकिन उसका विरोध किया गया संसद में। उसमें जो लोग बोले हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने विरोध किया, लेकिन तब जाकर के 2005 में देखिए हिंदू जो हिंदू लॉ है उसमें जो मेजर रिफॉर्म हुए 2005 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तब तक के हुए। तो मेरा ये कहना है कि समाज परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। देखिए वही लोग जो आज हल्ला कर रहे हैं, इसीलिए आप क्या कहते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि उस समय आपने वो विवाह के जितने भी ये लॉज थे वो स्वीकार समाज ही नहीं किए थे। आज आप नहीं करना चाह रहे। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि अध कसरा ज्ञान से विधायक खतरनाक जी, होता है। हम ये कहते हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं 1939 में कहाँ सरकार बन गई थी, अंग्रेजों ने बनाई चलती है। 39 में देश में सरकारें थी। आप और सुन लीजिए, संविधान सभाएं थी। तब प्रधानमंत्री कौन था? देखिए प्रधानमंत्री नहीं, वाइसराय होते थे, लेकिन काउंसिल थी। महाराज ईस्टवाल जी, आप प्रधानमंत्री कौन था देश का? ईस्टवाल इस जी, तरीके से अगर पढ़ाया जाएगा, ईस्टवाल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वोट देकर प्रधानमंत्री बने, ये हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। महाराज ईस्टवाल जी, और महाराज जी ईस्टवाल जी, आपको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल एक्ट किस सन का है? ये तो पहले का है, किस ब्रिटिश काल का है। तो ब्रिटिश काल में किसने बनाया वो? आप करते सरकारें नहीं थी। 1939 का ही एक्ट बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक्ट है, और उस समय संयुक्त प्रांत की सरकार ने उसको पास किया। तो आप ये न कहें हाथ जोड़ करके, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, लोग सुन करके आपसे प्रेरणा लेते हैं कि सरकारें नहीं थी। सरकारें थी, लेकिन आजाद भारत की सरकार। अब आप कहेंगे आईपीसी कब का हमारे पास? 80-60 का। मेरा कहने का मंतव्य ये नहीं है मान्यवर, मेरा कहने का, आपने मुझे भाजपा ही बना दिया। पढ़ रहे हैं आपने भारत में जो इंडियन पेनल कोड जो सीधा आपने मुझे भाजपा ही बना दिया। सीआरपीसी अंग्रेजों के जमाने की है। आपने इतने साल राज्य करने के बाद 2005 में जाके उसमें अमेंडमेंट कर पाए जी, है ना, मनमोहन सिंह सरकार में अमेंडमेंट करवा पाए इतने साल बाद। तो यूसीसी तो अभी शुरुआत हो रही है। देखिए हाँ, यही कहिए ना, और आप यही कहिए। देखिए हाँ, हम यही कह रहे हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तनों को प्रयोगशाला न बनाएं, उसके लिए बढ़िया कमेटी बनाएं। और हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार पहल करे, हम कहाँ कह रहे हैं बनाएं? जब कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, देखिए अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में अगर स्टेट के प्रोविजन सेंटर से कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे तो वो कहीं भी कुछ भी बिल आप पास कर लीजिएगा। आपको कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में कानून को पास करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा, और राष्ट्रपति अगर कोई भी प्रोविजन आपके कम होंगे तो ये खाली दिखावा क्यों हो रहा है यहाँ? हम तो कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भाई दिल्ली में पहल करें, बनाए विशेषज्ञों की कमेटी। और मैंने तो अभी आपको बताया 18 में इन्हीं की सरकार का लॉ कमीशन है, जस्टिस चौहान की रिपोर्ट है। जस्टिस चौहान कहते हैं कि डिजायरेबल नहीं है। भाई हमने तो लॉ कमीशन नहीं बनाया ना, आपने बनाया। 18 में आपकी सरकार लॉ कमीशन की रिपोर्ट, लॉ कमीशन कोई एक अकेले जज का तो निर्णय है नहीं कि आप जो कहें कि साहब हाईकोर्ट के एक जज ने यहाँ ये दिया,
आधा अधूरा ज्ञान कह करके कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी। आप लॉ कमीशन तभी बनाते हैं, देखिए ये लॉ कमीशन तब बनाते हैं कि जिसमें देश और देश के कानून विदों की का एक समूह होता है कि जो देखता है कि इस कानून को अगर हम लागू करते हैं तो कैसा रहेगा, देश के कानूनों में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको हम तो कह रहे हैं इनिशिएटिव तो लो, एक अच्छी शुरुआत करो आप, और केंद्र से शुरुआत करो, है ना। ठीक है, डीके पॉल जी, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब में ये लागू है, ये कानून लागू है फिलहाल। अगर यहाँ पर जैसे अगर केंद्र जैसा अभी कह रहे मनोज भाई कह रहे हैं, मनोज आवत जी, पाकिस्तान में भी लागू नहीं है। देखिए पाकिस्तान में हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ वहां अलग पर है। भी लागू है सर, नहीं यूसीसी है, लागू है। देखिए कोई आप यूसीसी देखिए, लागू आप नहीं। देखिए आचार संहिता टर्की में भी लागू है सर, लागू टर्की है में भी लागू है, सऊदी अरब में भी लागू है। भी खत्म कर ठीक दिया है, उन्होंने। ठीक है, चलिए नहीं, ठीक है, देखिए चलिए, आप उस पर फिर जाएंगे। देखिए अभी चर्चा हो रही थी माननीय देखिए इस्टवाल जी, अभी आप चर्चा हो रही देखिए थी। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के कानून है अलग है, हिंदू लॉ ठीक है अलग सर, है, मुस्लिम लॉ अलग ठीक है। है, डीके पॉल जी, अगर केंद्र इसको लेकर आता है तो आप उसका साथ देंगे? देखिए ये जिम्मेदारी केंद्र की ही है। अगर देखिए, आता है तो साथ देंगे देखिए, आप? हाँ, तो निश्चित रूप से पहले भारत मतलब सरकार, अगर राज्य नहीं, में नहीं, लागू होगा तो नहीं देंगे, केंद्र नहीं, लाएगा सुनिए तो आप साथ मेरी देंगे। पूरी तो बात सुनिए, अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। हाँ। अभी अरे महाराज, आप ही कह रहे हैं। आदरणीय रावत जी ने भी इस बात को क्लेरिफाई किया, और आम आदमी पार्टी भी इस बात को क्लेरिफाई करती है हाँ। कि भारत की सरकार एक प्रॉपर कमेटी बनाए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारे दलों को लेकर के, उनके व्यक्तियों को, बुद्धिजीवियों को लेकर के बैठे, और उसमें पत्रकार भी हो, उसमें बुद्धिजीवी भी हो, उसमें पूर्व आईएएस भी हो, पूर्व जज भी हो, तमाम लोगों की एक कमेटी बैठे और पूरे देश की व्यवस्था को, पूरे देश के लोगों को, पूरे देश की जातियों को, पूरे देश की सिस्टम को लेकर पे इस पे बड़ी बहस हो। ये एक दिन का काम नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल नवेले उतने ही साल का उत्तराखंड जितने को, में राम अरे मंदिर बना, सुन, उतने ही साल का ईश्वर जी, जितने में 370 इसीलिए तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, यानी आपके ऊपर नहीं लग रहे, उतने ही ये टाइम देश की राजनीति को भाई मीडिया साहब पर- बहुत अच्छे से जानती ये है देश पूरी की मीडिया जनता, पर आरोप लग रहे हैं। बड़ी नहीं, जनता नहीं, बहुत नहीं, अच्छे से आप- जानती है। आप राम मंदिर की क्या बात कर रहे हैं? आप अगर भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, आप ये बताइए ना, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं? भाजपा की आप देना राम बताइए मंदिर ना, है। आप बताइए। अरे यार भाजपा की नहीं तो फिर देन है। आपसे राम मंदिर की क्या जनता बात कर रहे हैं? जनार्दन की हमने बात आपको है। 370 सर्वदलीय आपको लोग 370 के बाद देखिए, सुनिए मेरी 371 के बात को प्रोविजन ध्यान से। पूछते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। 371 अगर समान देखिए, आपने अगर देखिए आपको संसदीय- आप देखिए, या तो आप ये कहें कि कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है, अरे अगर आपने कश्मीर अगर आप 370 की इसलिए तारीफ कर रहे हैं, लाल चौक पे तिरंगा उससे पहले अरे भैया कैसे लहराया, क्या देखा? मनोज जी। तिरंगा लहराना देखना है तो राहुल गांधी का तिरंगा देखें। डीके पाल साहब का टाइम खा रहे हैं जी। नहीं, ठीक है, देखिए, ठीक है, डीके पॉल जी, आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए ये बहुत पेचीदा मामला है, इसमें आदमी की आत्मीयता का मामला है, ये ट्रांसपेरेंसी का मामला है। देश के अंदर देश आखिर चलेगा कैसे? शिगुफा छोड़ दिया है आपने यूसीसी का, और हमको लड़वाने के लिए, भिड़वाने के लिए ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि अगर सही नहीं है तो हम विरोध करें, और हम विरोध करेंगे, इस बात का करेंगे कि यदि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक मसौदा सब तमाम राजनीतिक पार्टियों को, बुद्धिजीवियों को बैठा करके कमेटी के साथ में इसको बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं करेंगे, क्लासिफाइड तरीके से इसको लेके नहीं आएंगे, तब तक ये चीज आगे कोई भी विपक्षी पार्टी इसको लागू नहीं होने देगी। हमारा ये कहना है, हम बात विपक्ष की नहीं, विपक्ष एक है इसमें, क्यों है भाई? हम हमेशा अलग रहे, कांग्रेस अलग रही, हम अलग रहे, लेकिन हम क्यों इस मसले पर कांग्रेस और हम साथ में क्यों, यूकेडी साथ में क्यों है, तमाम पूरा विपक्ष इसलिए साथ में है, हमें देश के लोगों की चिंता है। ये अगर देखिए देश में क्या हो रहा है, मीडिया, हमें सारी मीडिया को हमने कभी आरोप नहीं लगाया, इस देश का चौथा खंबा माना जाता है मीडिया, लेकिन मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी कलम से सवाल करे सरकार से, लिखित में, टीवी चैनल्स पर तमाम। अरे कोई सवाल ही नहीं कर रहा मीडिया, केवल मनोज रावत जी, आदरणीय पंकज पैनोली जी और आम आदमी पार्टी का डीके पाल, ये तमाम लोग जो है ना इसको विपक्ष को जो है ना उठाने के काम कर रहे हैं, या आप जैसे मनीष जी, आप जैसे ईमानदार लोग मतलब जो मीडिया में बैठे हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं। पत्रकार बहस करे तो प्रवक्ताओं के पास सवाल नहीं है। अरे आप तर्क सही रखिए, भाई देखिए साहब, आपका पश्चिम बहुत बंगाल में सम्मान है आप एक ईश्वर साथ जी, एक टेबल पे आप बैठ इस गए हैं, आप इस इसका मतलब मैं ये राज्य बोल दूं कि के सारे राज्य क्या आंदोलनकारी भी विपक्षी है, अरे खाली के सीनियर चर्चा बैठते जर्नलिस्ट भी हैं, है। सारे दल। आपसे कई बार इस बारे में हमने भी निवेदन किया, आम आदमी पार्टी ने भी निवेदन किया है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप यदि उत्तराखंड के हित को ध्यान में रखते हुए अपना वक्तव्य रखेंगे, पैनोली तो जी ठीक कह रहे थे कि भू कानून की तो आपने बात नहीं करी कभी। बिल्कुल भू कानून की बात भू कानून जिस दिन आपने 18 में उत्तराखंड की विधानसभा में 18 में उत्तराखंड की जमीनों को बेचने का मसौदा लिया है, बिल्कुल। सारे
उस दिन कहाँ थे आप लोग? यकीनन भू कानून हैं? पे जो नगर और आज पालिकाएं आप बनी आप हैं, आप आज आप और बात जिस करते हैं तरीके से लैंड जिहाद हथियार की। नहीं, आप परमिशन देते हैं, इसमें मैं आपके परमिशन साथ देते हैं हूं। अफगानिस्तान वाले तक क्यों इसमें जमीन मैं खरीदने आपके की? साथ जिला हूं कि अधिकारी को भू 100 कानून के बीघा तहत किसी को भी देने का अधिकार बना दिया, इस्टवाल कानून बना दिया। जी, इस्टवाल जी, उस भू कानून को पास होने के बाद आज उत्तराखंड के मलारी में भी अफगानिस्तान का आदमी जमीन ले सकता है। बिल्कुल 10-10 बीघा ले सकता है अगर नगर उसमें पालिका कोई- क्षेत्र तो में आप ठीक है, नहीं पंकज कहते पेनुली हैं, जी। कहते हैं पंकज आपकी पेनुली लैंड जी। जिहाद हो गया। पंकज पेनुली जी, अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का जिक्र है। इसमें कहा गया, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, उसमें कहा गया है कि भारत में हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास होना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। मतलब उन्होंने कहा था, मतलब कहा था कि आगे आप इसको देख लेना, ये जरूरी है, इसको बनना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं पेच यहाँ फंस रहा है कि विपक्ष के साथ सरकार बात नहीं कर रही है, वो अपने मन से काम कर रही है, विपक्ष के साथ बात नहीं कर रही है, इसलिए पेच ज्यादा फंस रहा है। अगर विपक्ष से बात करे, बुलाकर विपक्ष कुछ जो मतलब कुछ चीजें बताएगी, उसके बाद अगर वो काम करती है तो शायद पेच उतना ना फंसे। पंकज पेनुली जी। देखिए मनीष जी, जो आपने बात करी आर्टिकल 44 के सेक्शन 4 की, लेकिन इससे पहले क्या है कि जो पार्ट 4 है, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, उसमें केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, वो केवल एक उसमें से एक चीज है। उसके अलावा भी दसियों चीज हैं जो उसमें बताई गई है आर्टिकल 51A से पहले। 36 के बाद और 51A के अंदर जो भी सारा चीज है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिनको एक आइडियल कंडीशन के बेस पे संविधान निर्माताओं ने पेश करा था। अब बात आई कि विपक्ष से बात नहीं हो रही है, विपक्ष नहीं जा रहा है। देखिए अभी सरकार ने एक कवायद करी थी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का यहाँ पे जो इन्होंने कमिटी बनाई है, उसमें इन्होंने कवायद करी कि विपक्ष आए और बताए कि क्या करना है। अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करने में आ गया था। लेकिन दुख की बात क्या है, ना तो हमें कोई मसौदा दिया गया कि हमारे क्या पॉइंट्स हैं, हम किस पॉइंट्स पे बना रहे हैं, हमने क्या अभी तक रिसर्च करी है, ये कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद आके आप अपने पॉइंट बोलो। भैया हम अपने पॉइंट क्या बोले जब तक हमें यही पता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आप किन किन चीजों पे कर रहे हो। जनरली यूनिफॉर्म सिविल कोड में 3-4 चीजें होती हैं जो बाकी राज्यों का है, या जो एक आइडियल यूसीसी माना जाता है। उसमें मैरिज एक्ट आता है, डाइवोर्स का आता है, संपत्ति का बंटवारा आता है, और अडॉप्शन आता है, जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये आते हैं। इसके अलावा क्या आप लिव इन रिलेशनशिप पे बात कर रहे हो, क्या आप अलग और चीजों पे, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी उसका एक पार्ट आएगा। अब बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर ये आना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने एक मसौदा तैयार करा है उसको फ्लोट करे, उसके ऊपर लोगों को विचार ले। ये यूनिलेटरल अगर आप चीजें सुनना शुरू कर दोगे, यूनिलेटरल आप बोलोगे कि आप बता दो, क्या बताएं यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात, अभी मनोज जी ने बोला कि ये कॉन्ट्रोल लिस्ट का सब्जेक्ट है, और इसमें अगर सेंटर के साथ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, आपने यहाँ पे तगड़ा लॉ बनाया, आपने यहाँ पे लॉ बनाया कि मतलब क्रांतिकारी लॉ बनाया आपने, लेकिन सेंटर उसको रिलैक्स कर देता है, तो आपने जितना हार्ड लॉ बनाया है ना, वो किसी मतलब का नहीं है। उसमें आर्टिकल 13 में है कि जो कानून जो उस संविधान का उसमें नहीं होगा तो वो चीज ये खत्म कर देंगे स्टेट की। पहली बात। दूसरी बात ये है कि सेंटर से क्यों ना हो इसका। जब अभी हमारे मनोज इस्टवाल जी बोल रहे थे कि क्रांतिकारी कदम उठाया सरकार ने और 370 हटाई जम्मू कश्मीर से, तो एक क्रांतिकारी और कदम उठाए। जब एक क्रांतिकारी सरकार है तो ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाए कि यूसीसी को भी सेंटर से लागू कर दे और सारे स्टेक होल्डर को बुला के उसमें उनके विचार लें, अपना मसौदा दें, मसौदा तैयार। अगर सरकार मसौदा दे के विपक्ष से बात करेगी तो विपक्ष क्यों नहीं बात करेगा। भाई बीजेपी को आए हुए 10 साल अभी हुए और 5 साल उन्होंने पहले करा, 15 साल है। इससे पहले भी सरकारें चली हैं, इससे पहले भी देश चला है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन ये अड़ियल रवैया। मनोज भाई, बीजेपी जैसा कि आरोप लगाती है कि कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे तो उसमें फिलहाल तो हिंदू कोड बिल भी उसमें फिर कोई काम का नहीं रहेगा, शरीयत कानून और पर्सनल लॉ बोर्ड, मतलब शरीयत कानून और पर्सनल लॉ बोर्ड पर असर पड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस परेशान है, ऐसा बीजेपी का कहना रहता है। बीजेपी तो वो पार्टी है कि जो इस देश में गांधी को गाली देती है,
लेकिन जब बाहर जाते हैं उनके नेता तो गाने के सामने नतमस्तक होते हैं। बात हम तो यही कह रहे हैं कि अपना मसौदा तो लाइए, शादी के बारे में आपका क्या कहना है। और हमने कहा ना कि शादी तो यहाँ तो पवित्र बंधन था, यहाँ तो लोग बिना तलाक के भाग जाते हैं पत्नियों को छोड़ करके। कई बड़े बड़े लोगों के उदाहरण हैं। ये पवित्र बंधन जो 7 जन्मों का बंधन था वो देश हित में, राष्ट्र हित में, मानवता के हित में छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। तो ये जो प्रोविजन मैंने आपको उदाहरण दिया, अभी आप अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं कि 44 आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और आपने कहा कि ये स्टेट के लिए गोल हैं, कि लक्ष्य हैं, कि जैसे होता है कि कोई बच्चे के लिए 100% नंबर लाना है। लेकिन जब हिंदू कोड बिल आया पार्लियामेंट में तो अंबेडकर साहब को गालियां दी गई, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए। और था क्या, आज अगर हम इन बातों को कहेंगे कि किस बात पर, कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, संपत्ति में 2005 में मिला आपको हिंदू महिलाओं को अधिकार। आज कितनी माताओं और बहनों को, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, लेकिन आज आप जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे ना, आप सबसे ज्यादा जो आप शरीयत ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी की अगर बात करेंगे तो जेंडर इक्वलिटी में आज आपकी हिंदुओं की महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा है। लेकिन आज अपने दिल पर हाथ रख करके वो, क्यों इस्टवाल साहब, हम में से कितने परिवारों ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया है? स्वाभाविक बात है, दिया है, सच्चाई भी है, सच्चाई भी है। तो जो चीज नहीं दिया, देखिए ये सामाजिक परिवर्तन है। आप कानून बना देते हैं, आपने बाल विवाह निषेध कानून बना दिया हिंदुओं का, पड़ता है भाइयों से हिस्सा लेने के लिए, कुछ बहनों को तो कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता, तो कैसा कानून फ्री है? तो फिर आपने बाल विवाह निषेध कानून बनाया। अक्षय तृतीया के दिन हजारों लाखों हिंदू बाल विवाह करते हैं, और उस बाल विवाह को आपके कानून के अंतर्गत अवैध विवाह नहीं माना जाता है, वो पनिशेबल तो है। आप देखिए कानून की बारीकियों को समझिए, कानून को ये मत समझिए कि साहब किसी एक आप शरीयत का नाम लें, इसका वो नाम लें। शरीयत की खूबियां हम आपको बताएंगे। मुस्लिम महिलाओं को लिबर्टी आज से पहले है कि वो पति अगर पति के साथ वो नहीं है तो तलाक का, वो पति को छोड़ सकती है। आप एक पक्षीय बात ना सुनिए ना। हमारे भाई मनोज जी जैसे ही मुस्लिम शब्द हम कहते हैं तो मनोज जी मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि ये टोपी पहनाने वाले यही हैं। देखिए ये टोपी पहनाने, चुनाव से पहले टोपी पहनाने वाले यही हैं। मैंने आपका फेसबुक पोस्ट पढ़ा है ना, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं, आप हम तो चर्चा चाहते हैं। देखिए हमारा ये कहना है कि जो सबसे बढ़िया तरीका इसका यूसीसी का निकलेगा, क्योंकि कंटेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, केंद्र संविधान विद्वान, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं। देखिए कानून एकदम से नहीं बनता। आज क्यों देखो मनोज भाई, हम 1860 का आईपीसी आज तक क्यों चल रहा है? अंग्रेजों ने जब कानून बनाए, क्यों भाई इतने परिवर्तन आ गए? 15 साल तो अब हम यही कहेंगे कि मोदी जी की सरकार 10 और 5 साल हो गए। तो अगर देखिए कानून को बनाने के लिए कानून की बारीकियों को, कानून में एक तत्व नहीं देखा जाता है कि साहब आज आपने कानून बना दिया। कानून को लंबे समय तक चलने वाला भी होना चाहिए। कानून एक कानून दूसरे पर मनोज भाई आपको रोकना चाहेंगे, जैसे एक समझना चाहेंगे, आपसे समझना भी चाहेंगे साथ साथ में। क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है? नहीं है, क्रिमिनल लॉ भी ठीक है, मतलब हिंदुओं के लिए अलग है और नहीं मुसलमानों के लिए अलग है। आप एक समान कानून की बात जब करते हैं, क्रिमिनल लॉ भी हर राज्य में, देखिए जैसे एंटीसिपेटरी बेल है, उत्तराखंड में एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, किसी राज्य में एंटीसिपेटरी बेल है। नहीं, आप समझ, मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे क्रिमिनल लॉ का मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर हमने खून किया, ठीक है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं खून करता हूँ, तो मुझे भी उसी आईपीसी के तहत अंदर जाना पड़ेगा। अगर एक मुस्लिम भी खून करता है तो उसी आईपीसी के तहत उसको भी जाना चाहिए। अगर जज के सामने हम जाते हैं और सबूत दोनों बराबर ही होते हैं कि भाई आपने भी खून किया, आपके पास भी सबूत है, हमने भी खून किया, हमारे पास भी सबूत है, ये दोनों बराबर सबूत है। अब वहां पर एक को फांसी दे दी जाए, वो मुस्लिम है, और हमको यहाँ पर हिंदू के वजह से हमको छूट दे दी जाए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता है यहाँ पर थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी? यहाँ पर लोग कहेंगे कि नहीं, अगर यहाँ पर अगर दोनों चीज समान चाहते हैं तो फिर अगर हम यूसीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर समान क्यों नहीं चाहते? देखिए वर्मा साहब, देखिए न्याय शास्त्र जो है ना, क्रिमिनल अपराध विज्ञान अलग है और न्याय शास्त्र अलग है। न्याय में सामाजिक, देखिए सामाजिक परिवर्तन जो आप कह रहे हैं ना कि साहब सिविल कोड, सिविल मतलब सोसाइटी, परिवार,
आप परिवार भी अगर परिवार की भी आप डेफिनेशन देखेंगे, संपत्ति की डेफिनेशन देखेंगे, तो हर समाज में वो लंबे समय में वो चीजें आगे बढ़ती हैं। अब आप ट्राइबल कानून की मैं आप बात कर रहा हूँ, ट्राइबल कानून क्यों है? क्योंकि उनकी परिस्थितियों के हिसाब से देखिए उनका जीवन जीने का तरीका, देश में 8% ट्राइब्स हैं और हमारे प्रदेश में भी कम से कम 5 या 6 ट्राइब्स हैं, और आप कानून की बात कर रहे हैं। देखिए मैं इस सार्वजनिक मंच पे उन चीजों को नहीं लाना चाह रहा हूं कि जो उनको हम कुरीतियां नहीं कहेंगे, रीतियां और कुरीतियां नहीं कहा जा सकता है, उस समाज की जरूरत है वो। आप कहेंगे साहब कई चीजें मैं तो खुल के चर्चा भी करना चाहता हूं, मनोज जी कहें तो चर्चा हम इस डायरेक्शन में ले जाएं कि आप फिर कहेंगे साहब कि ये क्या हो गया। हम देखिए हर धर्म में ऐसी भी चीजें हैं कि जो आप दूसरे धर्म के लिए, जिनको आप दूसरे धर्म को गाली देते हैं या दूसरे धर्म को आप क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपके धर्म में मौजूद हैं। ऐसी विविधताओं का धर्म है मेरा हिंदू धर्म। वैष्णव की परंपरा अलग है, शैव की अलग है, सन्यासी की अलग है। ये सब परंपरा अलग है ना, परंपरा या कहां देखिए परंपरा देखिए सिविल लॉ की आप बात कर रहे हैं। अब हम आपको आप एक चीज बताइए, परंपरा की बात, परंपरा नहीं, कानून शादी परंपरा नहीं तो क्या है? मनोज भाई एक चीज बताइए ना, आप सिविल की बात कर रहे हैं ना, सिविल कानून की अब हम बात कर ले। अगर मारपीट होती है तो अगर किसी एक लड़की के साथ मारपीट होती है तो भी सिविल में ही जाता है, कोई केस जाता है ना, सिविल में ही जाता है। लेकिन मारपीट हो रही है तो वहां क्राइम ही हो रहा है, ऐसा तो है नहीं क्राइम नहीं हो रहा है। बस उसको हम कोड का एक कह दिया, क्या एक सिविल कोड में चला गया, एक दूसरे कोड में चला गया। तो सर इसमें समझने वाली बात है, परंपरा पर कहां पर चोट हो रही है? देखिए आप परंपरा की बात कर रहे हैं, यूसीसी में परंपरा पर कहां चोट हो रही है? ठीक सर अब मनोज भाई बोलिए, आप बोलिए। देखिए परंपरा ही कानून बनाता है। जब परंपरा लंबे समय तक चलती है, एक समाज जब लंबे समय तक उसी शादी क्या है? हमने कहा ना कि शादी हिंदुओं में तो वैसे सप्तपदी चलती है ना, क्यों पंडित जी, मनोज भाई? हिंदुओं में शादी तभी तो पूरी मानी जाएगी कि जब सप्तपदी पूरी होगी। लेकिन आप शादी से पहले जो बरमाला आप डाल देते हैं, शादियों के भी कई प्रकार हैं हिंदुओं में। तो हिंदू तो ऐसा धर्म है कि जिसमें शादियों के ही 8 प्रकार हैं। तो आपने शादी से पहले अगर बरमाला डाल दी, जो आजकल सभी कर रहे हैं, क्यों साहब आप और हम भी तो जाते हैं, तो क्या हो गया? गंधर्व विवाह हो गया। बरमाला अगर शास्त्रीय अगर आप तरीका अगर माने, शास्त्रीय तरीका जानना चाहें तो एक दूसरे का माला डाल करके एक्सचेंज करने को क्या कहेंगे? गंधर्व विवाह कहेंगे। तो क्या वो विवाह लागू नहीं होगा? देखिए आप इस चीज को समझिए, हिंदुओं के अंदर कई सेक्ट हैं, कईयों की शादी की पैटर्न अलग हैं, कईयों के शादी को छोड़ने के, संबंध विच्छेद करने के पैटर्न अलग हैं। आप उनको सबको एक लाठी से नहीं मनोज भाई हाँक सकते। ठीक है मनोज भाई, देखिए मनोज भाई, देखिए सवाल ये है कि अब यहाँ पर तो अब जिस तरह से पेज बताए जा रहे हैं, अब देखिए मनोज रावत जी ने बताया, जिस तरह से डीके पॉल भी बता रहे हैं, पंकज पटेल भी बता रहे हैं, तो ऐसे में मतलब कि ऐसा समझा जाए यूसीसी को लाना नहीं चाहिए, यही है ये अगर यूसीसी आ रही है तो उसमें बुराई क्या है? हमारे विरोध के बाद भी अगर अच्छा कानून आ जाता है, पारदर्शिता के साथ आ जाता है, आम आदमी की विचारधाराओं के पे केंद्रित होता है। आप बाल विवाह की बात कर रहे थे कि बाल विवाह पे भी कानून बन के 2005 से शुरू हो गई, कई चीजें हो गई है। बाल विवाह तो बहुत पहले बन गया है, तो संपत्ति का कानून, संपत्ति के कानून पे भी आ रहा हूँ मैं संपत्ति की बात भी कर रहा हूँ। क्या कौन से आपने स्पष्ट कर दिया क्या भाई कहाँ बेटियां अपनी संपत्ति ले पा रही है? गौना हो रहा है, गौना की परंपरा तो हमारी बहुत पुरानी, ये परंपराओं में है, ये पार्ट है जिनको हम काउंट कर रहे हैं। ये कानून के दायरे में रहते हुए भी हमारी परंपराओं में गौण है। कानून तो एक ही है, क्योंकि कल अगर तलाक की बात आती है, चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, सब पे समान, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र में हो चाहे आम जातीय क्षेत्र में हो, सब पर एक ही कानून लागू होता है। तो यूसीसी अगर पारदर्शिता के साथ सर्वजन हिताय आती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। रही बात, यकीनन इस बात का मैं भी जमकर विरोध कर रहा हूं कि आप एक तरफ यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की बात करें तो भू कानून में आपने नगर पालिकाएं पहाड़ों में क्यों चढ़ा दी भाई? उधर से आप बोल रहे हैं साहब अतिक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक नगर पालिका क्षेत्र में रहते हुए आप 10 बीघा जमीन बिना किसी लॉ के खरीद सकते हैं।
और भाई साहब ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि आपको 250 जमीन खरीदनी पड़ेगी, इसलिए नगर पालिका कर दी अपने खाने के लिए। नहीं, अब इस्टवाल जी, अब तो कहीं भी नगर पालिका नहीं, मैंने कहा नहीं, मलारी में अफगानिस्तान का आदमी जमीन खरीद सकता है। 250 से ऊपर नहीं अरे खरीद महाराज, सकता। आप कानून पढ़ लें, जो 2018 18 में पास हो गया 2018 है से change महाराज, हो गया। 18 अच्छा। में पास हो गया है इसी विधानसभा में, Amendment बगल कर पर दिया फिर, बताइए। भाई त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यहीं पर आप माननीय पत्रकार हैं, तो और अब- उसके अब बाद ये 3 बताइए। कानून और आए हैं, अब ये बताइए है ना। कि ये इसकी हमें आवश्यकता थी। अगर आप यकीनन हृदय से हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड बिल्कुल विदेशी धरतियों से लगा हुआ एक प्रदेश है, यहाँ भू कानून की भी सख्त आवश्यकता थी। भू कानून में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी, जो 2018 में अगर ऐसा हुआ है तो, अरे कि जो आपको यही पता ये नहीं चला? वास्तव में मेरे नॉलेज में तो ये मनोज तो भाई, नगर पालिका मनोज का भाई, एक, ये अगर आपके नॉलेज में नहीं, उत्तराखंड की जमीन बेचने का हर किस्म के तरीके हो गए हैं अब। तो ये वास्तव में 3 दुर्भाग्यपूर्ण अमेंडमेंट है। आए हैं, ये- एक नहीं 3 ये अमेंडमेंट। दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो अभी हालिया जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं जिहाद टाइप की जिनको आप बोल रहे हैं, भूमि जिहाद हो गया, आपका लव जिहाद हो गया, फला जिहाद हो गया, बहुत सारे जिहाद है। तो ये आने वाले टाइम पे भू कानून भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनेगा। यूसीसी की बात है, यूसीसी आज नहीं तो कल लागू होना ही होना है, पारदर्शिता के साथ हो, क्योंकि केंद्र से मोदी अमेरिका से लौटने के बाद स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में यूसीसी लागू होगा। तो स्वाभाविक है कि ये यूसीसी पर भारत सरकार जरूर जल्दी कुछ कानून लाने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम तरह की अपनी अपनी सबकी सोच है, विपक्ष की अपनी सोच है, सत्ता पक्ष की अपनी सोच है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो पाएगा, खासकर सभी राज्यों में? ये तो